नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पीबी रेशो के बारे में बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बिना बोरिंग फॉर्मूले के रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कि आपकी जेब में एक 100 रुपये का नोट है, लेकिन कोई आपसे वो 100 रुपये का नोट 200 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है। तो सवाल ये आता है कि सही डील कौन कर रहा है? क्या 200 रुपये का नोट खरीदने वाले को कोई ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है? वो क्यों खरीदना चाहेगा? यही कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट में पीबी रेशो से समझ में आता है। पीबी रेशो एक सिंपल मैट्रिक है जो हमें बताता है कि मार्केट किसी स्टॉक को उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा पैसा या कम पैसा दे रहा है, यानी कि कम प्राइस में खरीदना चाह रहा है या ज़्यादा प्राइस में खरीदना चाह रहा है। अब वर्ड आता है दोस्तों बुक वैल्यू। सबसे पहले हम बुक वैल्यू को ही समझते हैं कि बुक वैल्यू क्या है। दोस्तों, बुक वैल्यू वो चीज़ होती है जब किसी इंसान के पास या किसी कंपनी के पास टोटल उसकी जितनी भी एसेट है उसमें से अगर उसकी देनदारी या लायबिलिटी को काट दें तो जो उसके पास नेट बच गया उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और आपने बैंक से 5 लाख रुपए का पहले से ही लोन ले रखा है, मान लो आपकी एसेट 10 लाख रुपए होगी और लायबिलिटी 5 लाख रुपए होगी, तो आपको बैंक मैक्सिमम 5 लाख रुपए का ही और लोन देगा। एक्चुअल सिनेरियो में तो ये ऐसा नहीं होता है कि 10 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर 10 लाख का लोन दे, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम अगर हमें कोई देना चाहे तो हमें कितना लोन और मिल सकता है? 5 मिल सकता है, क्योंकि 10 लाख रुपए की एसेट है, 5 लाख रुपए की लायबिलिटी है और नेट बुक वैल्यू हमारी 5 है, तो हमें 5 का ही लोन और मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हमारी बुक वैल्यू 1 हो गई, 10/10। 10 लाख के रुपए एसेट, 10 लाख रुपए की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो 10/10 1 हो गया। ये आइडियल है। क्यों आइडियल है? क्योंकि अगर बाई चांस हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं या कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बैंक हमारी बेच के 10 लाख रुपए अपने रिकवर कर लेगा, तो उसको कोई लॉस नहीं होगा। ऐसे ही अगर कभी भी कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, अगर उसका प्राइस बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ओके है, 1 है, तो कंपनी की सारी एसेट बेच के शेयर होल्डर को पैसा दिया जा सकता है और शेयर होल्डर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस ये क्या चीज़ होती है और हम इसको कैसे एक दूसरे के साथ सिंक करेंगे। दोस्तों, ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है। इसमें आप देखिए कि मार्केट कैप, करंट मार्केट प्राइस, हाई लो, स्टॉक, पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, आरओई सब कुछ दिखाया हुआ है। इसमें पीबी रेशो नहीं है। अब हमें पीबी रेशो कैसे पता लगेगा कि पीबी रेशो कैसे निकालते हैं? उससे पहले दोस्तों, अगर आपको पीई रेशो के बारे में समझना हो तो मैंने इसी चैनल पर बहुत ही इजी और आसान भाषा में समझाया हुआ है, तो आप यहाँ आई बटन पे जाके भी देख सकते हैं और चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। दोस्तों, अब मैं आपको एक सेकंड चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, ये भी रिलायंस इंडस्ट्री का ही चार्ट है और सेम चार्ट है। 1357 रुपये की क्लोजिंग है और 1357 रुपये की क्लोजिंग है, पुराना चार्ट नहीं है। इसमें मार्केट कैप, पीई रेशो, डिविडेंड यील्ड सब कुछ दिखाया हुआ, साथ में इन्होंने दिखाया पीबी रेशो। अब ये पीबी रेशो इन्होंने 2.23 कैसे डिसाइड किया है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस 1357 को बुक वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो नियर अबाउट 2.23 ही आएगा। अगर हम एक्चुअल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो करंट मार्केट प्राइस 1357 से अगर हम 623 को डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 2.17 आता है। यहाँ पे 2.23 इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो प्रीवियस क्लोजिंग की है, लगभग 1390 रुपये के आसपास की, इसलिए ये 2.23 है। लेकिन हमें फॉर्मूला समझ में आ गया कि करंट प्राइस को अगर हम बुक वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पीबी रेशो आ जाता है। वही सेम फॉर्मूले के अंदर है, पीबी रेशो इक्वल टू प्राइस डिवाइड बाई बुक वैल्यू। अब दोस्तों, ये बुक वैल्यू पूरी कंपनी की हमने ऐसे निकाल दी कि टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी करके हमने बुक वैल्यू निकाल दी। लेकिन अब हम समझेंगे कि पर शेयर बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने कंप्लीट बुक वैल्यू निकाली है किसी कंपनी की और यहाँ हम समझने वाले हैं पर शेयर बुक वैल्यू। दोस्तों, उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप समझते हैं दोस्तों पर शेयर वैल्यू कैसे निकालनी है।
अब इसको एक सिंपल लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये है और आपको 10 रुपये किसी को देने हैं, आपके पास 90 रुपये बच गए और 90 रुपये में आपके टोटल जो पार्टनर है वो 9 पार्टनर है आपके, तो एक एक पार्टनर के हिस्से में कितना शेयरिंग आया? 10 रुपये, क्योंकि 100 रुपये में से 10 तो देनदारी थी, उसको हम दे ही देंगे, लाइबिलिटी है वो हमारी। 90 में से 10 रुपये एक बंदे के अगर आएंगे तो 9 बंदों में डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। मान लो किसी कंपनी की एसेट 200 करोड़ है, 100 करोड़ उसकी लाइबिलिटी है, तो उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी होगी? 100 करोड़। ये पूरी कंप्लीट कंपनी की हम बात कर रहे हैं, पर शेयर अभी हम निकालेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उस कंपनी ने इशू किए हुए? 20 लाख। अब पर शेयर बुक वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं? नेट बुक वैल्यू कितनी? 100 करोड़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 20 लाख। ये हमारी होगी 500 रुपये। अगर किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस 500 के आसपास है तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो कम से कम 500 रुपये उसकी जो एसेट है उसको बेच के 500 रुपये तो पर शेयर के हिसाब से हमें मिल ही जाएंगे। अब अगर कंपनी का शेयर प्राइस 750 रुपये चल रहा है मान लो, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना हो गया? 750 डिवाइड बाई 500 जो हमने पर शेयर बुक वैल्यू निकाला, तो इसका पीबी रेशो कितना हो गया दोस्तों? 1.5। अब हम इसको रियल एग्जांपल से और ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पीबी रेशो इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर हाई पीबी रेशो है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि आइडियल जो पीबी रेशो है वो 1 है, और ये जो अभी हमने स्लाइड देखी ये 1.5 आया, तो हाई पीबी रेशो हो गया ये। अब हाई पीबी रेशो क्यों है? कभी कभी मार्केट को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है। इसके 2 सिनेरियो रहता है दोस्तों, या तो मार्केट को लगता है फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, या वो ओवर हाइप है, उसमें रूमर फैले हुए हैं, कंपनी में ऐसा कोई दम नहीं है। सेम यही सिनेरियो लो पीबी रेशो के अंडर में भी आता है, या तो वो अंडर वैल्यू है। मान लो कि अगर यहाँ पे 1.5 की जगह अगर हमारा ये 0.75 होता तो हम ये कह सकते थे कि लो पीबी रेशो है, क्योंकि 1 से कम है। तो इसमें 2 सिचुएशन है, या तो वो शेयर अंडर वैल्यू है या फिर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका कोई शेयर खरीदना नहीं चाहेगा तो उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होगी। तो 2 सिनेरियो हमारे हाई में हो गए, 2 सिनेरियो हमें लो में हो गए। हाँ, इसको हम एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो एक रियल एस्टेट है आपके घर के पास में जो बिकाऊ है, जिसकी एक्चुअल कीमत तो 50 लाख रुपए है, गवर्नमेंट के हिसाब से हम बात करें तो उसको 50 लाख रुपए की उसकी बुक वैल्यू है, लेकिन मार्केट में डिमांड है और लोग उसको 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं जिसकी ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पीबी रेशो 2 हो गया, सिंपल सा है, 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 1 करोड़। अब हाई पीबी रेशो क्यों देना चाह रहे हैं? अब वही 2 बातें आ गई जो हमने इसमें बात की थी। या तो कम मार्केट को लगता है, मार्केट का मतलब किसी इंसान अगर 1 करोड़ रुपए में लेने के लिए तैयार है तो उसको लगता है कि यहाँ कोई डेवलपमेंट होने वाली है, उसको कोई न्यूज़ है ऐसी कि मेट्रो आने वाली है, कोई एयरपोर्ट आने वाला है, कोई फैक्ट्री लगने वाली है, या एरिया डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो ज़्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार है। या फिर ओवर हाइप है, उसको पता नहीं है, बस मार्केट में रूमर चला हुआ है, एक्चुअल उसके पास रिपोर्ट नहीं है। अब इसी को हम अगर वाइस वर्सा कर देते हैं, ये मैंने अभी हाई पीबी रेशियो का एग्जांपल दिया आपको, अभी मैं लो पीबी रेशियो का एग्जांपल दे रहा हूँ। सेम वही 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और कोई आपको 40 लाख रुपए में बेचने के लिए कह रहा है कि 40 लाख रुपए में आपको देने के लिए तैयार है। आप 40 लाख रुपए में 2 बातें हैं, या तो आपको पता है कि अंडर वैल्यू है, इसकी एक्चुअल में कीमत 50 लाख रुपए होनी चाहिए, 40 में मिल रही है तो आप भाग के ले लोगे। या आपको लगता है कि इस प्लॉट में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि किसी ने कब्जा नहीं कर रखा हो सकता है कि इस पे लोन तो नहीं है, हो सकता है कोई डिस्प्यूटेड पार्टी जैसे कि शेयर होल्डर में डिस्प्यूट हो जाए, ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो 2 सिनेरियो हो गए हमारे हाई पीबी रेशो के और लो पीबी रेशो के। हमें क्या करना चाहिए वो हम आगे समझते हैं। उससे पहले मैं जो लो पीबी रेशो वाली बात है उसको एक कंपैरिजन में बताना चाह रहा हूँ। उससे पहले हम पीबी रेशो, जो हाई पीबी रेशो और लो पीबी रेशो,
इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे कि ये हाई है या लो है। हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हमारा प्लॉट तो है दिल्ली का और हम प्रॉपर्टी को कंपैरिजन कर रहे हैं मुंबई से, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। ऐसे ही हमें शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के पीबी रेशियो के लिए सेम सेक्टर की कंपनी को ही चूज करना है। ऐसा हमें नहीं करना कि हम ब्रिटानिया जो एफएमसीजी कंपनी है उसको हम इन्फोसिस जो आईटी की कंपनी है उसकी पीबी रेशियो से कंपेयर करें, या एसबीआई बैंक की कंपनी है और हम उसको ऑटो सेक्टर की बजाज ऑटो के साथ कंपैरिजन करें। ऐसा हमें नहीं करना है। सेम सेक्टर के पीबी रेशियो को हमें चेक करना है। जैसे कि ब्रिटानिया, डाबर और टाटा कंज्यूमर ये एफएमसीजी कंपनी है और तीनों के ही पीबी रेशियो अलग है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ये आईटी कंपनी है, पीबी रेशियो इनके भी अलग है, लेकिन हमें चेक इसी सेक्टर में ही करने हैं। बजाज ऑटो, टाटा मोटर, मारुति ये ऑटो की कंपनी है, एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी ये बैंकिंग कंपनी है। हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए। अब ब्रिटानिया 32 का पीवी रेशियो है, डाबर 9 का, टाटा कंज्यूमर 5 का। अब इसमें ये सिनेरियो है दोस्तों जो प्लॉट के लिए था कि अगर हाई पीवी रेशियो है तो क्यों है, लो पीवी रेशियो है तो क्यों है। तो हम इसको कैसे कंपैरिजन में लेके आएंगे दोस्तों। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का पीवी रेशियो 2.7 है और पीएनबी का 0.84। दोनों ही बैंकिंग कंपनी है, लेकिन लोगों को भरोसा है कि एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक की कंपनी है और बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है ये कंपनी, तो वो इसके लिए 2.7 मल्टीपल भी पैसे देने के लिए तैयार है। वो पीएनबी को खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे। आपका फेवरेट बैंकिंग स्टॉक कौन सा है दोस्तों, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम ये समझ रहे हैं कि हाई पीबी रेशियो कब अच्छा होता है। जैसे कि ब्रिटानिया का 32 था, तो हम ये ब्रिटानिया का पीबी रेशियो अच्छा हमें कब लगेगा, क्यों हमें खरीदना चाहिए। देखो दोस्तों, कई बार कंपनी हाई ग्रोथ वाली होती है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, एशियन पेंट, टाइटन जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, या उनका स्ट्रॉन्ग आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता ही जा रहा है और उनकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम हाई पीबी रेशियो को अच्छा मान लेते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक और पीएनबी वाला हमने एग्जाम्पल देखा था कि हाई पीबी रेशियो अच्छा होता है। अगर आपको आरओई के बारे में समझना है दोस्तों, तो आप इसी चैनल पे या आई बटन पे जाके आरओई को भी बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं कि आरओई क्या है। ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं लो पीबी रेशियो कब अच्छा हो सकता है। जब कंपनी अंडर वैल्यू हो या उसका बिजनेस स्टेबल हो। जैसे कि हमने प्लॉट वाले एग्जांपल में समझा कि जब हमने कंप्लीट उसके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, ये पता कर लिया कि कोई कब्जा भी नहीं है, ये पता कर लिया कि किसी तरह का लोन भी नहीं है, तो हमें पता लग गया कि कंपनी अंडर वैल्यू है, प्लॉट अंडर वैल्यू था, तो हम उस चीज़ को ले लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ऐसे ही अगर कंपनी का बिजनेस स्टेबल हो और कंपनी हमें लगता है कि कम प्राइस में मिल रही है, तो लो पीबी रेशियो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि पीएसयू बैंक है, अब एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इनका हमने चेक किया कि पीबी रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1.4, 0.87, 0.84। तो ऐसा तो है ही नहीं कि बैंक आज हम खरीदेंगे और कल भाग जाएंगे, तो इनका लो पीबी रेशियो भी अच्छा है। अगर इनमें कभी इंप्रूवमेंट आता है या गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन ले लेती है, तो ये भी बहुत अच्छे निवेश बन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा बूम कर सकते हैं, तो लो पीबी रेशियो भी अच्छा हो सकता है। लेकिन कभी कभी लो पीबी रेशियो में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाई पीबी रेशियो और लो पीबी रेशियो को हम कैसे कंपेयर में लेके आएंगे, उसके लिए हम अदर फैक्टर को मैच करेंगे दोस्तों। अगर ज़्यादा हाई पीबी है या लो पीबी है, उनके साथ में हम आरओई, पीई रेशियो, डेप्ट, ग्रोथ, सेल, रेवेन्यू, ये हम सभी चीज़ें मैटर करेंगे, तभी हमें क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि हाई पीबी में हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब मैं कंक्लूड करके आपको बता देता हूं दोस्तों कि पीबी रेशियो को अकेले देखकर स्टॉक मत खरीदो, क्योंकि अकेले पीबी रेशियो में हो सकता है कि वो ओनली हाइप हो, या लो पीबी रेशियो में हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिस्क हो। तो इसलिए हमें इसके साथ में आरओई, पीई रेशियो या कंपनी की ग्रोथ, पूरी की पूरी पिक्चर हमें तभी समझ में आएगी जब हम सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पीबी रेशियो का कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसके लिए वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। आपका फेवरेट स्टॉक या आप आने वाले टाइम में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, इसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करें।
वीकली स्टॉक एनालिसिस हम एवरी सैटरडे करते हैं, वो पोस्ट हो चुका है, उसके लिए भी आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।